हेलो एवरीवन, वेलकम टू अव्यान आईएएस एकेडमी। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एज ऑफ चौसर। ये जो टॉपिक है ये आपका रिलेवेंट है आपके नेट एग्ज़ाम के लिए, सेट एग्ज़ाम के लिए। इवन तो अगर आप सीयूईटी पीजी का भी आप ट्राई कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये जो पूरी सीरीज़ आपकी चलेगी, जिसमें हमने एंग्लो नॉर्मन एंग्लो सैक्सन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, ये थर्ड क्लास है हमारी। तो ये पूरी सीरीज़ आपको उसमें भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। जस्ट आपके जो क्वेश्चन का पैटर्न है या उसका डिफ़िकल्टी लेवल आप कह सकते हैं, वो हर एग्ज़ाम में थोड़ा अलग अलग होता है। सो ये क्लास इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा टाइटल है द एज ऑफ चौसर। एज ऑफ चौसर की अगर हम बात करते हैं, ये 1342 1400 एडी तक आप मान सकते हैं। चौसर जो है उनका बॉर्न बोला जाता है हुआ था समवेयर 1342 या फिर 1343। ये एग्जैक्ट डेट नहीं है, एग्जैक्ट ईयर नहीं है हमारे पास, ठीक है। इसका एक रफ आइडिया लगाया जाता है 1343 या फिर 1342, ठीक है। तो इसी की वजह से ये राउंड फिगर ले लिया है यहाँ पे, ठीक है, 1340। कई सारी बुक्स में ये आपको 1350 भी मिल जाएगा, कहीं कहीं किसी किसी रेफरेंस बुक में। बट एक अगर आप रफ आइडिया लेके चलते हैं तो सो इट्स समवेयर बिटवीन 1340 टू 1400 एडी तक, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं कि चौसर, ये तो हो गई हमारी पूरी एज ऑफ चौसर। अगर चौसर के टाइम पीरियड की हम बात करेंगे तो दैट विल बी 1343 टू 1400, क्योंकि ये 1400 एडी में डेथ हो जाती है चौसर की। फाइन, ओके। सो अब बात आती है कि आज की क्लास में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। आज की क्लास में जो हमारी एज ऑफ चौसर है, वहाँ सोशल इकोनॉमिकल जो भी सोसाइटी की कंडीशंस चल रही थी, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मेन इवेंट्स हमारे उस टाइम पीरियड में हुए, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। फिर एज ऑफ चौसर में चौसर के अलावा जो हमारे इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं उनके वर्क्स को डिस्कस करेंगे। किस वर्क को हमें कितनी डिटेल में पढ़ना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस राइटर को किस तरीके से हमें अप्रोच करना है। हर राइटर को हम सेम तरीके से अप्रोच नहीं कर सकते। जैसे जैसे हम राइटर एज टू एज भी जब हम जाएंगे तो मैं आपको हर राइटर के साथ बताऊंगी कि इस राइटर से प्रीवियस ईयर में हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस बने हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमारी ये रहती है कि उसी टाइप के क्वेश्चन एटलीस्ट हम प्रिपेयर करें, ठीक है। उसके अलावा भी हम बहुत सारे फैक्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, समरी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम चौसर के अलावा जो सभी हमारे राइटर्स हैं इस एज के, उनके सारे वर्क्स, ठीक है, हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम चौसर के सारे वर्क्स डिस्कस करेंगे एक्सेप्ट कैंटरबरी टेल्स, ठीक है। वो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें हम पूरा कैंटरबरी टेल्स की एक एक टेल, उसकी फैक्चुअल डिटेल्स, किसने कौन सी टेल लिखी, क्या किस फॉर्म में लिखी, वो सब हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं। आज हम कैंटरबरी टेल्स को छोड़कर बाकी सारे वर्क्स भी चौसर के डिस्कस करने वाले हैं। फाइन। तो अगर हम बात करते हैं इन द 14th सेंचुरी, अ टाइम ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन द मिडल एजेस एंड द रेनेसो, ठीक है, सो सिग्निफिकेंट सोशल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस चेंजेस, ठीक है। इसमें हमारे कौन कौन सी नोटेबल फिगर्स आ जाएंगी इस एज ऑफ चौसर में? चौसर, विलियम लैंगलैंड एंड वाइक्लिफ, ठीक है। ये हम आगे इनके वर्क्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं द 100 ईयर वॉर की। 100 ईयर वॉर को पहले हम समझेंगे कि ये है क्या, शुरू कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं एक फिलिप द फोर्थ, ठीक है, इनकी और इनके जो जितने भी सन्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। फिर फिलिप द फोर्थ की एक डॉटर है, उनका नाम क्या है? इसाबेला, ठीक है। और इसाबेला के जो सन है उनका नाम है एडवर्ड द थर्ड, ठीक है। ये एडवर्ड द थर्ड है, ये हमारे उस टाइम के, ही इज प्रिंस ऑफ इंग्लैंड। गॉट इट? नेक्स्ट हम चलते हैं जो फिलिप द फोर्थ के नेफ्यू हैं, क्या है? नेफ्यू, उनका नाम क्या है? फिलिप ऑफ
वालोइस, ठीक है। ये उस टाइम कहाँ रूल कर रहे थे, ये कहाँ के किंग थे, ही वॉज प्रिंस ऑफ फ्रांस। समझ आया। फिलिप द फोर्थ है, ठीक है, उनके सन्स की डेथ हो जाती है, इसके बारे में अभी बात करेंगे इसकी क्या रिलेवेंसी है, बट एक हिरार्किक जो उनका है स्ट्रक्चर, फैमिली स्ट्रक्चर, वो पूरा एक बार समझ लेते हैं। फिलिप द फोर्थ है, ठीक है, उनकी डॉटर है इसाबेला, ठीक है, और इसाबेला के जो सन है एडवर्ड द थर्ड, ठीक है, वो उस टाइम पर प्रिंस ऑफ इंग्लैंड है, ठीक है। फिर फिलिप द फोर्थ है, ठीक है, क्योंकि इनके सन्स की डेथ हो चुकी है, ठीक है, इनके नेफ्यू है फिलिप ऑफ वालियोस, ठीक है, ये हमारे उस टाइम प्रिंस ऑफ फ्रांस है, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, इसके बाद फिर होता क्या है, एडवर्ड थर्ड क्लेम टू द फ्रेंच थ्रोन स्पार्क कॉन्फ्लिक्ट। मैंने अभी क्या बताया, एडवर्ड द थर्ड है जो हमारे, वो प्रिंस ऑफ इंग्लैंड थे, ठीक है। अब फिलिप द फोर्थ जहाँ जो रूल कर रहे थे, उनके सन्स की डेथ हो जाती है, उनकी भी डेथ हो जाती है, तो अब थ्रोन के ऊपर बात चलती है कि कौन नेक्स्ट हमारा किंग बनेगा, नेक्स्ट रूल कौन करेगा फ्रांस को, ठीक है। तो जो हमारे एडवर्ड द थर्ड है, वो क्लेम करते हैं कि इसाबेला उनकी डॉटर है, ठीक है, मैं उनका सन हूँ, तो मुझे जो है जो फ्रेंच थ्रोन है वो मुझे मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्लेम ये शुरू करते हैं, यहाँ से ये पूरा जो द 100 ईयर वॉर है ये हमारा शुरू होता है, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे ये किन किन कंट्रीज के बीच के वॉर है, इंग्लैंड एंड फ्रांस, ठीक है। किस वजह से ये होता है, थ्रोन को लेके, कहाँ की थ्रोन, थ्रोन ऑफ फ्रांस, ठीक है। ये फ्रेंच थ्रोन को लेके ये पूरा हमारा द 100 ईयर वॉर शुरू होता है। इसको 100 ईयर वॉर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर्स तक चला है। अगर आप देखेंगे 1337 टू 1453, ठीक है, तो ये इतने लंबे टाइम पीरियड तक ये पूरा वॉर हमारा चला है, ठीक है। इस वजह से इसको द 100 ईयर्स वॉर भी कहते हैं, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं। अगर इसके फेजेस की बात करें, पहले हम बोलते हैं एडवर्डियन एरा वॉर, ठीक है, 1337 टू 1360। एडवर्ड थर्ड क्लेम टू द फ्रेंच थ्रोन स्पार्क्ड कॉन्फ्लिक्ट। समझ आया। नेक्स्ट कैरोलाइन वॉर, इसको क्या बोलते हैं, 1369 टू 1389 कॉन्टिन्यूड फाइटिंग बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट लैंकास्ट्रियन वॉर 1415 टू 1453, फाइनल फेज ऑफ द वॉर विथ फ्रांस अल्टीमेटली विक्टोरियस, ठीक है। इसमें एंड में क्या होता है, फ्रांस हमारी फ्रेंच जो आर्मी है वो जीत जाती है, ठीक है। बट एक 100 ईयर तक वॉर चलना किसी भी कंट्री के साथ, हमने इंग्लैंड का देखा अभी, ठीक है, इतने वो लोग अभी एडवांस नहीं हुए थे, स्टिल एक 100 ईयर वॉर फाइट करना फ्रेंच के साथ, फ्रांस के साथ, ठीक है। तो ये खुद में इवन तो जीत इसमें फ्रेंच रूलर्स जाते हैं, बट स्टिल जो इंग्लैंड के जो है हमारी सेना है उसका नाम हो जाता है हर जगह कि ये इस कंट्री की जो हमारी सेना है उसको भी हम इतना इजीली नहीं ले सकते, वो बहुत पावरफुल है। तो ये जो हमारा 100 ईयर वॉर है इसने पूरे वर्ल्ड में बता दिया था कि जो इंग्लैंड सेना है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है इस 100 ईयर वॉर की वजह से, क्योंकि उन्होंने एक इतने लंबे टाइम पीरियड तक, ठीक है, एक स्टेब्लिश्ड जो हमारा है देश है उसके साथ फाइट करना, ठीक है, इट वॉज अ बिग डील बैक देन। तो इसकी वजह से जो इंग्लैंड की भी आर्मी है उसको भी काफ़ी प्रेज किया गया, लेकिन लास्ट में फिर भी अगर हम बात करें एक कंक्लूजन की तो जीता कौन, फ्रांस, ठीक है। समझ आया ये पूरा, ओके। अच्छा, नेक्स्ट एक जो मेजर इवेंट होता है, ठीक है, एज ऑफ चौसर में, दैट इज द ब्लैक डेथ, ठीक है। ब्लैक डेथ क्या था, रोडेंट्स जो हमारे होते हैं, अगर हम बात करें रैट्स, चूहे, ठीक है, प्लेग जो हमारा होता है वो चूहों की वजह से फैलता है, ठीक है। तो पूरे हमारे इंग्लैंड में उस टाइम पर प्लेग फैल चुका था, जिसकी वजह से मेजर जो पॉपुलेशन थी उस टाइम पीरियड की इंग्लैंड की, ठीक है, उसकी डेथ हो गई थी। अब अगर हम इसमें देखें, द ब्यूबोनिक प्लेग, ठीक है, कोज्ड बाय यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है, और
rodents, ठीक है, killed millions across Europe, including 30-40% of the English population. अब देख रहे हो पूरी पॉपुलेशन का 30-40%, ठीक है, लोगों की तो डेथ ही हो गई है, ठीक है. इसका इम्पैक्ट हम आगे देखेंगे कि कैसे जब इतनी भारी संख्या में, ठीक है, डेथ हो जाती है तो कैसे जो जमींदार हैं उनके पास अब पीजेंट्स नहीं है, ठीक है, वो करने के लिए, खेती करने के लिए या काम कराने के लिए, तो कैसे स्लेव्स की डिमांड बढ़ती है, ठीक है, जो हमारे पीजेंट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ती है, उन्होंने छोटी छोटी जॉब्स करना वो शुरू कर देते हैं. तो कैसे शिफ्ट होता है, जो क्रिश्चियनिटी में एक शिफ्ट होता है कि जब एक अगर हम लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर उनके पास बेसिक नीड्स उनकी पूरी नहीं हो रही है, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है, तो वो ना लिटरेचर को पूछेंगे, ठीक है, वो ना गॉड को पूछेंगे, उन्हें बाकी चीज़ों से नहीं इतना फ़र्क पड़ता है. जब उनकी बेसिक नीड्स पहले पूरी होंगी तब वो किसी चीज़ के बारे में बाद में सोच पाएंगे. तो इसकी वजह से क्या होता है, इतना डिक्लाइन आ जाता है पॉपुलेशन में कि जो लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी है उन्होंने कुछ कुछ जॉब्स टेकअप करना वो शुरू कर देते हैं. और एक शिफ्ट हमें दिखता है कि जो क्रिश्चियनिटी पूरा रूल कर रही थी, ठीक है, हर कोई क्रिश्चियनिटी में इन्वॉल्व था, उसका शिफ्ट क्रिश्चियनिटी से हट के एक इंडिविजुअल पर आता है. उसका इम्पैक्ट हम आगे देखेंगे कैसे वो एक रेनेसॉ पीरियड जो हमारा एलिजाबेथन एज इसके बाद जो शुरू होता है उसमें देखेंगे हम उसका इम्पैक्ट कि कैसे एक इंडिविजुअल पर फोकस किया जाता है. बट उसकी जो शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं यहाँ से शुरू होती है. ये जो हमारी ब्लैक डेथ, जो हमारा ब्यूबोनिक जो प्लेग आता है इंग्लैंड में, ठीक है, इसका इम्पैक्ट स्टार्ट, इसका ओरिजिन कहीं ना कहीं हमें यहाँ से देखने को मिलता है, ठीक है. तो इससे सोशल चेंज क्या होता है, लेबर शॉर्टेजेस लेड टू हायर वेजेस, ठीक है, अब उनकी सप्लाई डिमांड, ठीक है, अब हायर वेजेस, ठीक है, क्योंकि लोग कम थे काम करने के लिए, तो उन्होंने पहले वो अगर 10 लोग हैं और अगर आप किसी को काम के लिए पूछने जा रहे हो यू कैन बार्गेन, ठीक है, लेकिन अगर एक ही इंसान है आपको उससे काम कराना ही है, ठीक है, अगर आप काम नहीं कराओगे आपका नुकसान होगा, तो वो जितना मर्जी चाहे उतना पैसा आपको बोल सकता है क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, यू हैव टू चूज हिम, ठीक है. तो लेड टू द हायर वेजेस एंड अ डिक्लाइन इन चर्च अथॉरिटी, ये मैंने अभी बताया, ठीक है, फोस्टरिंग अ स्पिरिट ऑफ इंडिविजुअलिज्म, ठीक है. ये आ गया हमें रेनेसॉ स्पिरिट, ठीक है, रेनेसॉ पीरियड हमारा पूरा एलिजाबेथन जो पीरियड है उसको रेनेसॉ पीरियड हम बोलते हैं, ठीक है. तो इसका ये हमें आगे जाके देखने को मिलता है. तो समझ में आया द ब्लैक डेथ ये किस तरीके से उस टाइम की सोसाइटी को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, ठीक है, फाइनेंशियली, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है, क्योंकि यहीं से सब शुरू होता है, ठीक है. ये जो 30-40% ऑफ पॉपुलेशन में डिक्लाइन आता है उससे ये सब आगे ये सब चीज़ें चलती जाती है आगे, ठीक है. समझ आ गया. अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें द पेजेंट्स रिवोल्ट, ठीक है, ये भी उस टाइम पीरियड का एक बहुत ही मेजर इवेंट है. इसमें होता क्या है, जब आपका 100 ईयर्स ऑफ वॉर, ठीक है, आप 100 ईयर्स ऑफ वॉर आप लड़ रहे हो किसी कंट्री के साथ, वॉर में सबसे क्या चाहिए होता है, रिसोर्सेस. तो जब भी किसी कंट्री में वॉर होगा तो उसका इम्पैक्ट हमें सोसाइटी में देखने को मिलता है, ठीक है, और ये तो इतने लंबे टाइम पीरियड का वॉर था. तो होता क्या है, जब रिसोर्सेज ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं तो जो वहाँ के लोग थे उन पे टैक्स इम्पोज करना गवर्नमेंट जो भी रूल कर रहे थे यहाँ किंग, ठीक है, वो शुरू कर देते हैं. एक सर्टेन एज थी 13 ईयर्स ओल्ड या फिर 15 ईयर ओल्ड समथिंग, ठीक है. तो इतनी एज से ऊपर जो भी थे सबको एक सर्टेन टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है. तो इतना ज़्यादा टैक्स यहाँ पर पे इम्पोज कर दिया गया था लोगों के ऊपर. द इम्पोजिशन ऑफ अ पोल टैक्स इन, ये याद रखना है, 1381 में, ठीक है, स्पार्क वाइड स्प्रेड अनरेस्ट. इससे क्या होता है, इतना ज़्यादा आप टैक्स आप इम्पोज करना शुरू कर दोगे, ठीक है, तो एक उससे अनरेस्ट जो है पैदा हो जाता है पूरे उस टाइम के सोसाइटी में. ये नाम आपको याद रखना है, वॉट टाइलर, ठीक है. क्यों, ही लेड अ रिबेलियन दैट स्प्रेड from village to village, culminating in a march on London.
अच्छा अभी ये मैं बताती हूँ पहले। वॉट टाइलर क्या थे, ये जो पूरा पेजेंट्स रिवॉल्ट हमारा चल रहा था ना, इसको लीड कर रहे थे, ठीक है। ही वॉज यंग, ठीक है, कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा एज के नहीं थे। वॉट टाइलर ये एक इम्पॉर्टेंट फिगर है हमारी पेजेंट्स रिवॉल्ट में, ठीक है। नेक्स्ट आता है जॉन बैम्पटन, ठीक है। जॉन बैम्पटन कौन थे, ये एक रॉयल टैक्स कमिश्नर थे जिसको अटैक किया गया था मई 1381 में बाय द विलेजर्स। ये विलेज में आते हैं, ठीक है, वहाँ बात करने की ये लोग रिवॉल्ट कर देते हैं, ठीक है, टैक्स देने से मना कर देते हैं कि हम नहीं देंगे टैक्स। तो इनको भेजा जाता है जॉन बैम्पटन को कि आप जाइए, ठीक है, चेक करके आइए कि क्या हो गया है, क्यों क्या दिक्कत आ रही है। तो जब ये आते हैं तो विलेजर्स इनको अटैक करके भगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इस रिवॉल्ट का पूरे का एंड कैसे होता है। वॉट टाइलर्स डेथ ड्यूरिंग अ मीटिंग विद द किंग, ठीक है, इनकी सेकंड मीटिंग होती है किंग के साथ जिसमें लेड टू द सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट, उसमें इनकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द सेकंड मीटिंग विद द किंग, ठीक है। और इनके मरते ही, क्योंकि अब कोई लीड नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये पूरा जो हमारा रिवॉल्ट चल रहा था ये भी सप्रेस हो जाता है, ठीक है। बट ये जानना ज़रूरी है कि ये पूरा था क्या। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ के मेजर राइटर्स पर, ठीक है, कि एज ऑफ चौसर में कौन कौन से राइटर्स थे, उनके वर्क्स को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट हमारे राइटर हैं ही इज़ जॉन गावर, ठीक है। कौन थे जॉन गावर, कोर्ट पोएट ऑफ 14th सेंचुरी, ठीक है। तो ये एक कोर्ट पोएट थे, ठीक है। ही डाइड इन 1408, ठीक है। चौसर कॉल्ड हिम, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, शायद ये PYQ रहा है कि मोरल गावर कौन बोलते थे, ठीक है, जॉन गावर को। तो चौसर ने उन्हें कहा है मोरल गावर। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कहाँ कहाँ है ये, जो हम आगे देखेंगे चौसर के वर्क्स में, ट्रोइलस एंड क्रेसेडे, ठीक है, ये एक चौसर का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। ये डेडिकेट करते हैं किसको, गावर को, ठीक है। तो उस डेडिकेशन में, इन हिज डेडिकेशन ऑफ हिज वर्क ट्रोइलस एंड क्रेसेडे, चौसर कॉल्ड हिम मोरल गावर, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद ही रखना है। नेक्स्ट आते हैं कौन कौन सी लैंग्वेजेस में उन्होंने लिखा होगा। उस टाइम पर कौन कौन सी लैंग्वेजेस हमारी फेमस थी, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लैटिन, फ्रेंच एंड इंग्लिश, ओके। अच्छा, अब आ जाते हैं इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स पे, ठीक है। पहली बात तो इनके वर्क्स को आपको भूलना नहीं है, ठीक है, ये आपको ऐसे याद होना चाहिए कि कौन कौन से वर्क्स इन्होंने लिखे हैं। फर्स्ट इज स्पेक्युलम मेदांतिस, ठीक है, इसका एक नाम ये भी है, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो हाउ टू डू इट, मिरोएर दे इयोमे आई गेस, ठीक है, बट स्पेक्युलम मेदांतिस, ठीक है, फर्स्ट वर्क। नेक्स्ट इज वोक्स क्लेमेंटिस, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज कन्फेशियो अमांतिस, ठीक है। यहाँ मैंने इनकी पूरी समरी, ठीक है, डिटेल में नहीं मेंशन की है, कुछ की पॉइंटर्स मेंशन किए हैं जिससे आपको एक आइडिया लग सके कि इस वर्क में किस बारे में बात हो रही है। बट अगर हम बात करें इन वर्क्स की तो आपको इनकी एक पेज पे नोट्स आपके होने चाहिए। अगर आप इन दोनों को फिर भी छोड़ भी दें, ठीक है, लास्ट टू लास्ट ईयर आई गेस इस वर्क की डिटेल समरी से क्वेश्चन बना है, ठीक है, डिटेल कैरेक्टर से क्वेश्चन बना है, समरी में क्वेश्चन बना है कि इसके बाद ये वहाँ जाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे इस वर्क को डिटेल में तो समझ आएगा, ठीक है। तो इस वर्क को तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, ठीक है। आप इसकी समरी आपको देखनी है, ठीक है, अलग अलग सोर्सेज से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, इसके नोट्स आपको बनाने हैं। बाकी जो की पॉइंट्स हैं मैं वो डिस्कस कर रही हूँ, समरी में एक बेसिक क्या होता है, ठीक है, वो भी मैं आपके साथ अभी यहाँ डिस्कस करूँगी। अ लॉन्ग सर्मन इन वर्स, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये एक वर्स फॉर्म में है वर्क, ये डिटेल्स भूलनी नहीं है, ठीक है। ये कुछ ऐसे की पॉइंटर्स हैं जो हम पढ़ते हुए मिस कर देते हैं, इतना ध्यान नहीं देते कि वर्क प्रोज में है या वर्स में है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको 4 वर्क्स दे देंगे, फाइंड द ऑड वन आउट,
ठीक है, 3 वर्क्स आपके वर्स में होंगे, 1 वर्क आपका प्रोज में होगा, ठीक है। तो वो वहाँ के लिए आपको ये चीज़ें बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा वर्क हमारा वर्स में है, कौन सा प्रोज में है। अच्छा, और ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि 3 अनफिनिश्ड वर्क्स दे दिए, 1 फिनिश हो चुका है, जो कंप्लीट वर्क है वो दे दिया, तो उसमें आ जाएगा फाइंड ऑड वन आउट। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से वर्क्स जो है वो कंप्लीट नहीं हुए थे, किस राइटर का कौन सा वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये है तो बहुत छोटी डिटेल्स, ठीक है, बट इन्हें याद रखना जरूरी है। ओके, सो इट्स अ लॉन्ग सर्मन इन वर्स रिटन इन फ्रेंच। किस लैंग्वेज में वर्क लिखा गया है, कितने पार्ट्स में लिखा गया है, ये भी चीज़ें भूलनी नहीं है। एक्सप्लोरिंग द वाइसेस एंड वर्च्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी। अच्छा, जॉन गावर है, मोरल गावर इनका नाम है, तो ये हमेशा एक मोरलिटी, ठीक है, वो एंगल आपको इनके वर्क्स में दिखाई देगा कि हमेशा कुछ अच्छा करने की, एक मोरल वैल्यूज़ की बात अपने वर्क्स में करते हैं। तो एक्सप्लोरिंग द वाइसेस एंड वर्च्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी, ये इसकी एक लाइन की बेसिक थीम है। अब आपको इसकी समरी, इसके कैरेक्टर्स, एक बेसिक रफ लाइन, किसके बाद क्या होता है, वो आपको प्लॉट लाइन इसकी लिखनी है। फिर क्या कहते हैं, ये वाइसेस एंड वर्च्यूज इन्होंने ह्यूमैनिटी के बात कर लिए इसमें। इन्वोकेशन टू वर्जिन मैरी विल सेव द सोल ऑफ मैन, ठीक है, कि अगर आप वर्जिन मैरी को याद करेंगे तो आप वही आपको आपकी सोल को, जो इंसान की सोल है उसको कुछ बचा सकता है, तो वो है इन्वोकेशन टू वर्जिन मैरी। ये हुई इनकी बेसिक डिटेल्स, लेकिन ये लिख लो अभी भी अपने नोट्स में भी कि इसकी समरी घर जाके पढ़नी ही पढ़नी है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है वोक्स क्लेमेंटिस। कब लिखा गया था, 1385। एक ड्रीम एलिगरी है। एलिगरी मैंने बताया था लास्ट टाइम कि जब अगर मैं एक गुड गर्ल हूँ तो यहाँ एक लड़की आएगी जिसका नाम क्या होगा, गुड गर्ल, ठीक है। अच्छा, रिटन इन लैटिन, ये कहाँ लिखा गया था, फ्रेंच में। ये किस में लिखा गया है, लैटिन में, ठीक है। डिनाउंसिंग सोशल डिके एंड करप्शन ड्यूरिंग द पीजेंट्स रिवॉल्ट, ठीक है। मोरल अपील टू पीपल इन पावर टू चूज द वे ऑफ गॉड एंड एक्ट इन राइट अथॉरिटी। अच्छा, जॉन गावर के बारे में एक बात और बोली जाती है कि जैसे ये हम देखते हैं पेजेंट्स रिवॉल्ट के बारे में, इन्होंने वर्क लिखा है जिसमें हमें पता लगता है कि वो सपोर्ट करते हैं इस चीज़ का कहीं ना कहीं, और वो जो अथॉरिटी है उसको बोल रहे हैं कि आप सही तरीके से करो, जो राइट चीज़ है वो करो। बट ही वॉज अ कोर्ट पोएट, तो वो उस इंटेंसिटी से वो नहीं लिख रहा, उन्होंने वो सब चीज़ें डिस्कस करी, बट लास्ट में क्या किया, एक मॉरल अपील टू द पीपल इन पावर टू चूज द वे ऑफ गॉड, ठीक है। वो चौसर कहते थे उनके बारे में कि उनके ओपिनियन बहुत स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, वो चीज़ों के बारे में सोचते भी सही थे, उनके ओपिनियंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बट उन्होंने उतना पुट फॉरवर्ड करके उनको नहीं कहा है। जैसे पेजेंट्स रिवोल्ट के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो लास्ट में यू कैन सी दैट, ठीक है। तो इस वजह से यही कारण था कि चौसर उनको मॉरल गावर बोलते थे, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका ये फैक्ट तो बिल्कुल भी मत भूलना कि ये जो हमारा पेजेंट्स रिवोल्ट है ये उस बारे में हमारी है पोएम, ठीक है, और लैटिन में लिखी गई है ड्रीम एलिगरी की फॉर्म में, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कन्फेशियो अमांतिस, published in 1389, 33,000 octosyllabic lines, a collection of tales written in English, ये फ्रेंच, ये लैटिन, ये इंग्लिश, ओके। एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ लव, मोरालिटी एंड द 7 deadly sins। फर्स्ट वर्जन, ये ऐसे जो पॉइंटर्स है ना, इनसे क्वेश्चन आता है। फर्स्ट वर्जन इज डेडिकेटेड टू रिचर्ड द सेकंड। रिचर्ड द सेकंड उस टाइम पर जब मॉरल गावर कोर्ट पर थे, ठीक है, रूल कर रहे थे। होता क्या है, रिचर्ड द सेकंड कहते हैं कि चलो बहुत हो गई है अब मोरालिटी की बात,
ठीक है, आप कोर्ट पोएट हो हमारे, ठीक है, कुछ ऐसे एकदम अच्छा सा, कुछ प्यार की थीम पे लिखो, कुछ अच्छा सा मुझे लिख के दिखाओ। अब मुझे नहीं, मतलब मुझे नहीं सुननी है और मोरालिटी, ठीक है। तो ये वर्क रिचर्ड द सेकंड के कहने पर कन्फेशियो अमांतिस लिखते हैं हमारे जॉन गावर। पर ये करते क्या है, ये लिखना तो शुरू करते हैं एक लव स्टोरी, ठीक है। इसमें कैरेक्टर्स हैं, मैं चाहती हूँ, मैं कैरेक्टर्स के नाम नहीं लूँगी, मैं चाहती हूँ आप खुद जाओ उस चीज़ को पढ़ो, खुद पढ़ के खुद लिखोगे, वो चीज़ हमेशा याद रहेगी क्योंकि ये वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट होता क्या है, जो हमारा हीरो है वो ही फॉल्स इन लव विद अ लेडी, ठीक है, गॉडेस यू कैन से। तो उनको प्यार में वो पड़ जाते हैं। तो जॉन गावर हमारे लिखते हैं लव स्टोरी, लेकिन उसमें वो क्या एंगल घुसा देते हैं। होता क्या है कि लास्ट में वो लेडी उनको बोलती है कि एक प्रीस्ट है जीनियस, उनसे जाओ, उनसे कन्फेशन करो। तो जब वो जीनियस से कन्फेशन करते हैं, अमांस जो हमारे कैरेक्टर हैं वो जीनियस से कन्फेशन करते हैं, तो वो उनका कहते हैं कि तुम बूढ़े हो गए हो, ये सब छोड़ो, ठीक है, प्यार व्यार का चक्कर छोड़ो और अपना काम में ध्यान लगाओ, ठीक है। तो ये इस वर्क में भी इवन दो इन्होंने शुरू किया था लिखना एक लव स्टोरी, लेकिन हम देखते हैं मोरल गावर वाला एंगल ये लास्ट में उसमें इंट्रोड्यूस कर ही देते हैं। तो ये दिखाता है कि कितना परफेक्ट एकदम टाइटल चौसर ने जॉन गावर को दिया है कि आप लव स्टोरी भी लिखने का ट्राई करो, ठीक है, मुझे बोला जाएगा मैं लिख दूंगा एक लव स्टोरी, लेकिन उसमें भी मैं बता दूंगा लास्ट में कि मैं मोरल गावर हूँ, ठीक है। तो ये वर्क है हमारा, तो ये याद रहेगा आई होप आप कि ये रिचर्ड सेकंड के बोलने पर उन्होंने लिखा था, इसलिए इसका जो फर्स्ट वर्जन है वो हमारा डेडिकेटेड है रिचर्ड द सेकंड को। ओके, नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट राइटर आते हैं विलियम लैंगलैंड, ठीक है। पहली चीज इनसे जो वर्क एट्रीब्यूटेड है, एट्रीब्यूटेड का क्या मतलब होता है कि हमें श्योर नहीं पता है कि ये वर्क इनका ही है, ठीक है, लेकिन ऐसा माना जाता है इनके राइटिंग स्टाइल से या जिस तरीके से उस थीम के बारे में उन्होंने बात करी है उससे ये एट्रीब्यूटेड है वर्क इनको कि शायद ये इन्होंने लिखा था। वी आर नॉट 100% श्योर, ठीक है, बट हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये वर्क विलियम लैंगलैंड ने लिखा था। एक ही वर्क इनका ये इंपॉर्टेंट है, पियर्स प्लाउमैन। नेक्स्ट, अब हम आगे जितनी भी क्लासेस लेंगे, जितने भी वर्क्स के बारे में बात करेंगे, यहाँ से ये शुरू हो जाता है कि अब जो भी कंप्लीट टाइटल होगा, या तो कंप्लीट टाइटल किसी भी वर्क का या किसी वर्क का कोई सब टाइटल है, ठीक है, वो हमें याद रखना है। क्योंकि यूजीसी नेट की भी अगर मैं बात करूँ, बाकी एग्जाम्स की भी अगर मैं बात करती हूँ, तो सब टाइटल्स और कंप्लीट टाइटल से बनते हैं हमारे क्वेश्चन। जैसे इसको हम याद ऐसे ही रखते हैं कि पियर्स प्लाउमैन, बट इसका कंप्लीट टाइटल क्या है? द विजन्स ऑफ विलियम्स कंसर्निंग पियर्स द प्लाउमैन। ये भूलनी नहीं है ये सारी चीज़ें। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन पेपर किसी भी एग्जाम का, आप सेट का, नेट का, सीईटी पीजी का, अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, और इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है। इट्स जस्ट दैट कि जब आप अपने नोट्स बना रहे हो तो आप पियर्स प्लाउमैन लिखो ही मत, आप पहले ही उसमें ये पूरा कंप्लीट टाइटल लिखो, द विजन्स ऑफ विलियम्स कंसर्निंग पियर्स द प्लाउमैन। तो आपके माइंड में कंडीशनिंग वैसी ही होती चली जाएगी। जब आपने पढ़ा ही पूरा टाइटल है, आपको याद ही वही करना है, आपने पियर्स प्लाउमैन लिखा ही नहीं है उसमें कहीं, तो आपको वो याद भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमेशा सब टाइटल के साथ जब भी अपने नोट्स बनाने हैं, उनमें सब टाइटल के साथ मेंशन करना है, ऊपर ही पूरा हेडिंग, ठीक है, कंप्लीट टाइटल लिखना है, ताकि उन चीज़ों को आप याद रख सको, ठीक है। तो ये है क्या? एन एलिगोरिकल पोएम। एलिगरी हम बहुत बार समझ चुके हैं। इन अनराइम्ड एलिटरेटिव वर्स, ठीक है, एलिटरेटिव वर्स में ये देखने को हमें मिलती है। सैटिराइजिंग एक्लेसियास्टिकल करप्शन एंड आइडियलाइजिंग ऑनेस्ट लेबर, ठीक है। पियर्स द प्लाउमैन देख सकते हैं, कहीं ना कहीं पीजेंट रिवोल्ट से आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको, कि जो एक्लेसियास्टिकल करप्शन हो रहा था उसको सैटिराइज करते हैं, एंड जो ऑनेस्ट लेबर, मेहनत जो लोग करते हैं, उनको ये लोग आइडियलाइज करते हैं, ठीक है।
हमारे विलियम लैंगलैंड। इसमें एक सोशल कमेंट्री है। द पोएम एक्सप्लोर्स द सोशल क्लासेस, ठीक है, वो हमें यहीं देखने को मिल जाता है। एक्लेसियास्टिकल करप्शन की जब बात करते हैं, पीपल इन अथॉरिटी, पीपल इन पावर, ठीक है। फिर ऑनेस्ट लेबर, ये उस टाइम की सोसाइटी की अगर हम बात करें तो दे वर द लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी से ये लोग बिलोंग करते थे। तो सोशल क्लासेस जो है हमारी, एंड इश्यूज ऑफ द 14th सेंचुरी ड्राइंग पैरेलल्स टू चौसर्स कैंटरबरी टेल्स, ठीक है। आगे जब हम कैंटरबरी टेल्स की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हम देखेंगे कि कैसे चौसर सेटराइज करते हैं पूरी जो क्लास स्ट्रक्चर है उसको, ठीक है। इस वर्क को अगर हम एक लाइन में समझे तो ये एक सटायर ही है पूरे सोशल क्लास स्ट्रक्चर के ऊपर। तो विलियम लैंगलैंड ने भी यहाँ पे कुछ ऐसा ही करने की ट्राई करी थी, ठीक है, चौसर से आप कह लो चौसर को देखते हुए। तो ये भी पोएम कहीं ना कहीं हमारी जो सोशल क्लासेस है और जो इश्यूज हैं 14th सेंचुरी के उन पे उनको सटायर करती है या उन्हें एक्सप्लोर करती है, यू कैन से दैट। वर्जन्स की अगर हम बात करें, 3 मेन वर्जन्स एग्जिस्ट, विद द फर्स्ट एट्रीब्यूटेड सोलली टू लैंगलैंड एंड द लेटर वर्जन्स इनकॉर्पोरेटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम अदर राइटर्स, ठीक है। इसके कुछ कुछ वर्जन्स हमें देखने को मिलते हैं। सिर्फ फर्स्ट वर्जन को बोला जाता है कि वो विलियम लैंगलैंड से एट्रीब्यूटेड है, बाकी कुछ अलग राइटर हो सकता है, कुछ अलग राइटर्स ने उनको लिखा हो, ठीक। तो विलियम लैंगलैंड का कौन सा वर्क है हमारा, टर्निंग पियर्स द प्लाउमैन। उनके कौन कौन से वर्क्स थे, ये क्लास से ही लर्न करके जाना है, इसको भूलना नहीं है। स्पेक्युलम मेदांतिस, वोक्स क्लामेंटिस एंड कन्फेशियो मांतिस, राइट। अच्छा, ये दोनों राइटर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ द एज ऑफ चौसर, एज ऑफ चौसर है, चौसर के नाम पर एज हमारी है पूरी, ठीक है। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जो भी बताऊंगी भूलना नहीं है, जिस भी वर्क के बारे में मैं बोलूँगी कि इसकी डिटेल समरी पढ़नी है या उसके कुछ की फैक्टर्स आपको देखने हैं, मैं अपने नोट्स भी आपको दूंगी ऑफलाइन, ठीक है। उन नोट्स में से आप अपने नोट्स बनाओ, उन नोट्स में से पढ़ो, उनमें एक समरी है, डिटेल समरी है, ठीक है, उसे भी पढ़ना है। जितना मैं यहाँ बताऊँगी वो की फैक्टर्स है जो हम भूलना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, राइट। तो एक एक वर्क पढ़ेंगे हम जॉफ्री चौसर का। पहली चीज़ जो ये है, 3 किंग का टाइम देखा है, आप कह लो 3 किंग्स के टाइम पीरियड को इन्होंने देखा है। जब ये बॉर्न हुए तब एडवर्ड द थर्ड हमारे रूल कर रहे थे। जब ये लिख रहे थे, जो इनका राइटिंग पीरियड था, ठीक है, उसमें रिचर्ड द सेकंड रूल कर रहे थे। एंड जब इनकी डेथ हुई उस टाइम पर हेनरी द फोर्थ हमारे रूल कर रहे थे, ठीक है। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जॉफ्री चौसर के बारे में, ठीक है। शायद मुझे याद आ रहा है ऐसा कि ऐसा भी कोई क्वेश्चन हमारा पूछा गया MCQ कि इनमें से कौन से राइटर हैं जिन्होंने 3 जो है किंग्स का टाइम पीरियड देखा है, क्योंकि ऐसा यूजुअली होता नहीं है, ठीक है। तो वो हमारे जॉफ्री चौसर थे, राइट। अच्छा, जो हमने 100 ईयर वॉर अभी डिस्कस करा, ठीक है, उसका भी पार्ट थे, ठीक है। और इन्हें कमीशन किया गया था अलग अलग क्योंकि पार्ट थे 100 ईयर वॉर्स का भी। उसके अलावा भी ये फ्रांस, स्पेन और इटली ट्रैवल करने के लिए इन्हें कमीशन किया गया था। नेक्स्ट, इसी वजह से ये इन्होंने ट्रैवल किया था इन प्लेस पर, ठीक है। तो इनका इन्फ्लुएंस हम इनके वर्क्स पे भी देखने को मिलता है। फ्रेंच एंड लैटिन इन्फ्लुएंस हमें इनके वर्क्स में मेजरली देखने को मिलता है। अब अगर हम इनके फेजेस की बात करें, जॉफ्री चौसर ने जितने भी टाइम पीरियड तक लिखा है उसको हम कुछ फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे विलियम शेक्सपियर, ठीक है। उनको ऐसे लैंग्वेज के हिसाब से फेजेस में नहीं डिवाइड करते हैं, उसको डिवाइड अलग तरीके से करते हैं। बट यहाँ पर पे अगर हम देखेंगे कि इन पे इन्फ्लुएंस जिस लैंग्वेज का रहा है या जिस जगह के राइटिंग स्टाइल का रहा है, उस बेसिस पर इनको 3 फेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज फ्रेंच फेज, ठीक है। फ्रेंच फेज में इन्फ्लुएंस किस किस का देखने को मिलता है, ठीक है। तो रोमान दे ला रोज, अभी बात करेंगे इस वर्क की आगे, ठीक है। इस फ्रेंच राइटर्स जो हमारे क्लासिकल राइटर्स हैं उनका भी इन्फ्लुएंस हमें यहाँ देखने को मिलता है। इम्पोर्टेंट आता है कि वर्क्स कौन कौन से हैं हमारे फ्रेंच फेज में, द रोमांट ऑफ द रोज, द प्रेयर ऑफ आवर लेडी, द बुक ऑफ द डचेस। अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इन्हें। नेक्स्ट आता है हमारा इटालियन फेज, जिसमें किस किस का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर रहा है, दांते,
पेट्रार्क, बोकाशियो, ठीक है, ये हमारे कौन है, क्लासिकल राइटर्स हैं, ये हमारे क्लासिकल राइटर्स हैं जिनका इन्फ्लुएंस उनके वर्क्स में देखने को मिलता है। अच्छा, एक और चीज़ है चौसर के बारे में, चौसर को जिस तरीके से अप्रोच करना है एज अ राइटर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके जो भी सोर्सेज हैं आगे हम देखेंगे, इनका कोई भी वर्क है ना उसका एक सोर्स है, उसकी इंस्पिरेशन उन्हें या तो किसी क्लासिकल राइटर के किसी पर्टिकुलर वर्क से मिली है, अगर हम पर्टिकुलर वर्क की ना बात करें तो किसी ना किसी राइटर से इन्फ्लुएंस्ड है वो। तो हर वर्क का सोर्स आपको पता होना ज़रूरी है कि चौसर ने कोई भी वर्क अगर लिखा है तो उसका सोर्स क्या है, कहाँ से इंस्पायर होकर उन्होंने वो वर्क लिखा है। तो अगर यहाँ जो मैं इन्फ्लुएंस की बात कर रही हूँ ना, तो आप इन वर्क्स में आगे देखेंगे कि दांते के किसी वर्क से इन्फ्लुएंस होके लिखा है, बोकाशियो का हम देखते हैं इल फिलोरोस्ट्रो आई गेस ऐसा कुछ नाम है, उस वर्क से ये आगे इंस्पायर होके लिखते हैं। तो इसमें कौन कौन से वर्क्स हमारे आते हैं, ट्रोइलस एंड क्रेसेडे, द हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, द लीजेंड ऑफ गुड विमेन। ठीक है, लीजेंड ऑफ गुड विमेन को ये डिबेटेबल है, कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारे इटालियन फेथ से बिलोंग करता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये इंग्लिश फेथ से बिलोंग करता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये डिबेट क्यों है, ठीक है, तो यहाँ के लिए इसको डिबेटेबल छोड़ देते हैं, बट आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये डिबेटेबल भी क्यों है। इंग्लिश फेस जो हमारा आता है उसको एक मेच्योर फेस समझा जाता है चौसर का, और उसमें उन्होंने लिखा था द कैंटरबरी टेल्स, ठीक है, जो इस पूरी एज ऑफ चौसर का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है हमारे लिए। ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया मिल गया चौसर के वर्क्स का। इन सभी वर्क्स को अभी हम आगे वन बाय वन पढ़ेंगे। पहला वर्क हमारा आता है द रोमांस ऑफ द रोज। ओके, अभी जो भी बता रही हूँ इसको नोट कर लो, या तो अगर सही लगता है इसको याद रखना है, इसको नहीं भूलना है। ये क्या है, अ ट्रांसलेशन ऑफ अ फेमस मिडीवियल फ्रेंच पोएम। तो द रोमांस ऑफ द रोज क्या है, एक ट्रांसलेशन है फ्रेंच पोएम की, एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ लव एंड एलिगरी। ओके, कौन सी, किस फ्रेंच पोएम का ये ट्रांसलेशन है, ले रोमान दे ला रोज, जो 13वीं सेंचुरी में लिखी गई थी। किन राइटर्स ने लिखी थी, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी यूजीसी नेट में पूछा गया है। बाय गुलाम दे लोरिस एंड जीन दे मून, ये दो हमारे राइटर्स हैं, फ्रेंच राइटर्स हैं, जिन्होंने ले रोमान दे ला रोज पोएम लिखी है, और इसका ट्रांसलेशन द रोमांस ऑफ द रोज चौसर ने किया है। ओके, ऑक्टोसिलेबिक वर्ड्स में लिखी गई है। ये जो पूरी कंप्लीट पोएम थी इसका कंप्लीट ट्रांसलेशन नहीं किया गया है, सिर्फ जो 1/3 था ओरिजिनल का वही चौसर ट्रांसलेट कर पाए थे। ये 3 फ्रेगमेंट्स में ट्रांसलेट हुई है, ए, बी एंड सी। ठीक है, ए इज एस्क्राइब टू चौसर, ए को माना जाता है कि वो चौसर ने ट्रांसलेट किया है। सी क्लोजली रिजेंबल्स टू चौसर्स राइटिंग स्टाइल रिटन इन लंडन डायलेक्ट। जो सी पार्ट है वो हमारा लंडन डायलेक्ट में मिला है। लंडन डायलेक्ट या फिर मिडलैंड डायलेक्ट को फेमस करने वाले हमारे जोफ्री चौसर ही थे। ठीक है, तो इस वजह से सी भी क्लोजली उनके राइटिंग स्टाइल से रिजेंबल करता है, बट ए तो हम ऑलमोस्ट श्योर हैं कि वो हमारा चौसर ने ही ट्रांसलेट किया था। पोएम हमारी ड्रीम विजन में है। ड्रीम विजन, पहली ड्रीम विजन की पोएम हमारी कौन सी मिलती है हमें ब्रिटिश लिटरेचर में, ये मुझे बताओ, कमेंट में बताना है कि हमारी फर्स्ट जो पोएम है इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है, ड्रीम विजन में, वो उस पोएम का नाम क्या है, पूरा कंप्लीट नाम मुझे उसका कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है, इसमें होता क्या है, नरेटर एंटर्स, ये कुछ की पॉइंट्स है जो मैंने इसमें मेंशन किए हैं। इसमें हमारा जो भी नरेटर है वो गार्डन ऑफ मर्थ में जाता है। मर्थ का मतलब होता है हैप्पीनेस। ठीक है, ये इसका एक की फैक्टर है। पार्ट ए जो हमारा गुलाम दे लोरिस ने लिखा हुआ है, इसमें क्या है, इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लव टू द पोएट, हिज लव सिंबलाइज्ड बाय द रोज। फ्रेंच पोएट्री में ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा कि प्यार को मोस्टली हमारे द रोज से सिंबलाइज करते हैं, तो इसमें इनको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे होते हैं प्यार, लव टू द पोएट। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट बी, जो किसने लिखा है, जॉन दे मून ने। ठीक है, सेटराइजेस द हिपोक्रेसी ऑफ द रिलीजन। तो आप देखेंगे कि पार्ट बी में जब मून उसको लिखते हैं तो उसमें एक सटायर की फॉर्म आ जाती है जिसमें हिपोक्रेसी ऑफ रिलीजन को सटायर किया गया है। इसमें एलिगोरिकल फिगर आती है एक हमारी जेलेसी।
ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, भूलना नहीं है, इनके कैरेक्टर्स को भूलना नहीं है। ओके, हिज व्यूज ऑन वुमेन अट्रैक्टेड नेगेटिव क्रिटिसिज्म, इसमें जो भी उन्होंने, ठीक है, फीमेल्स के बारे में जो भी बात करी उसने कुछ नेगेटिव क्रिटिसिज्म उनको मिले हैं। पार्ट सी, कन्फेशन ऑफ फाल्स सेम्बलेंस, फाल्सिंग, ये भी कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। ये मैंने जो है यहाँ लिखी है लाइन्स, इसमें से एक भी छोड़ना मत, क्योंकि मैंने ये बहुत शॉर्ट में की पॉइंट्स ही यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो ये हर पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन है, अपने आप में क्वेश्चन या तो बन चुका है या बन सकता है। तो ये कैरेक्टर आता है फाल्सीम का, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पार्ट बी में जेलेसी का कैरेक्टर आता है, कहाँ आता है जेलेसी का कैरेक्टर, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। पार्ट बी किसने लिखा था, मून ने लिखा था, सेटराइजेस द हिपोक्रेसी ऑफ रिलीजन। और पार्ट ए में हमने बात ही करी कि उसमें लव के बारे में बात हो रही होती है, लव की थीम हम उसमें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। राइट, समझ आया ये पूरा। नेक्स्ट चलते हैं द बुक ऑफ द डचेस। ठीक है, अ ड्रीम एलिगरी, ड्रीम एलिगरी में लिखी गई ये पोएम रिटन एज एन एलेजी। एलेजी क्या होती है, मैंने ये एंग्लो सेक्शन वाली क्लास में बताया था। ये भी कमेंट में मुझे पूरी इसकी डेफिनेशन चाहिए कि एलेजी होती क्या है। यहाँ तो मैं बताने वाली हूँ कि एलेजी होती क्या है, समझ भी जाओगे, बट उसकी कंप्लीट डेफिनेशन मुझे कमेंट करके बताना। ये एक एलेजी लिखी थी ब्लांशे, ये क्वेश्चन बन चुका है। ब्लांशे डचेस ऑफ लैनकेस्टर, ये क्वेश्चन बन चुका है, भूलना नहीं है। ब्लांशे जो डचेस थी लैनकेस्टर की, उनके हस्बैंड कौन थे, जॉन ऑफ गॉन्ट। उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है, वाइफ का क्या नाम है, ब्लांशे। तो ये जॉफ्री चौसर को कहते हैं कि उनकी जो डेथ सेरेमनी है उस पर पढ़ने के लिए, ठीक है, मुझे एक एलेजी आप लिख के दो मेरी वाइफ के लिए। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें प्लीज़ भूलना मत। ठीक है, रिक्वेस्टेड चौसर टू राइट एन एलेजी व्हेन हिज वाइफ डाइड। ओके, कब लिखी गई थी ये, 1369 में, ड्रीम एलिगरी की फॉर्म में, हम डिस्कस कर चुके हैं। 1334 लाइन्स में, ऑक्टोस्लेविक वर्स में। ओके, होता क्या है इसमें, पोएट फॉल्स अस्लीप वाइल रीडिंग द स्टोरी ऑफ, किसकी स्टोरी पढ़ता पढ़ता, हमने बात क्या करी, ड्रीम विजन में है। ड्रीम विजन में क्या होता है कि एक जो भी नैरेटर है वो कुछ पढ़ता पढ़ता है तो सो जाएगा, या कुछ करता करता वो सो जाएगा, और जो बाकी की आगे की स्टोरी चलेगी वो उसके ड्रीम में चलेगी। तो इसमें जो हमारा पहला सीन है उसमें क्या दिखाया गया है कि जो पोएट है वो सो जाता है, एक बुक पढ़ रहा है, और उस बुक में एक स्टोरी पढ़ रहा है। स्टोरी का क्या नाम है, सेक्स एंड एल्कोइन, आई थिंक, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। ठीक है, ये कहाँ की स्टोरी है, अविड के मेटामॉर्फोसिस की। ठीक है, अविड कौन है, हमारे क्लासिकल राइटर हैं, एक उनका बहुत एक क्लासिकल आइकॉनिक वर्क है मेटामॉर्फोसिस, और मेटामॉर्फोसिस में ये हमारी स्टोरी है। और ये स्टोरी पढ़ता पढ़ता हमारा पोएट जो है सो जाता है, और आगे उसकी स्टोरी फिर कंटिन्यू होती है ड्रीम में। राइट, अ नाइट लेमेंट्स लॉस ऑफ हिज लेडी लव, ये नाइट जो है हमारा, ये भी याद रखना है, ये ब्लैक कपड़े पहन के पूरा, ठीक है, क्योंकि ये लेमेंट कर रहा है अपनी जो है बिलेवर्ड के लॉस को। ठीक है, पूरा ब्लैक कलर के कपड़े पहन के, लेमेंट्स लॉस ऑफ हिज लेडी लव, डिस्क्राइब्स हर वर्च्यूज ब्यूटी एंड देयर कोर्टशिप, उनके प्यार के बारे में, उनके वर्च्यूज, उनकी ब्यूटी, हर चीज़ को इस वर्क में यहाँ पे वो प्रेज करता है। फिर क्या होता है, अ हंटिंग पार्टी अपीयर्स, क्लॉक स्ट्राइक्स 12, ये हमें बाकी बहुत सारे वर्क्स में देखने को मिलेगा कि घड़ी में 12 बज गए और एकदम नींद से आप जागते हो। ठीक है, एंड पोएट वेक्स अप विद बुक इन हिज हैंड। ठीक है, तो ये मैंने एक बेसिक प्लॉट लाइन आपको बताई है कि इसमें होता क्या है। बाकी जो मैं नोट्स दूंगी उनमें और भी डिटेल में इसके बारे में बताया गया है, और भी कुछ की फैक्टर्स इंक्लूड किए गए हैं। ये तो वो की फैक्टर्स हैं जो तो याद ही रखने हैं, बट एक्स्ट्रा भी कुछ इन्फॉर्मेशन जिनसे आगे क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने नोट्स में ऐड किए हुए हैं, वो मैं क्लास के बाद आपको ऑफलाइन आपको मैं प्रोवाइड करा पाऊंगी। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रोइलस एंड क्रेसेडे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्क, इट्स अ लॉन्गेस्ट कंप्लीट पोएम, हमारी जो कैंटरबरी टेल्स है। ठीक है, अगर चौसर, वो एक अनफिनिश्ड वर्क है, अगर चौसर उसको कंप्लीट कर लेते, जितनी टेल्स उन्होंने सोची थी उतनी वो कर लेते, डिस्कस करेंगे कितनी टेल्स का उन्होंने प्लान किया था, बट वो उसमें से 24 टेल्स ही कंप्लीट कर पाए थे। ठीक है, तो वो हमारी लॉन्गेस्ट कंप्लीट पोएम नहीं हो पाई थी। ये हमारी ट्रोइलस एंड क्रेसेडे जो है ये लॉन्गेस्ट कंप्लीट पोएम है। इसमें कितनी लाइन्स है, ये प्लीज़ भूलना नहीं है, ये क्वेश्चंस पहले बनते थे लाइन्स पे,
पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में है कोई भी वर्क हमारा, उसमें कितनी लाइंस हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास में बन चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ऑफ राइम रोयल। ठीक है, राइम रोयल में ये लिखी गई है। राइम रोयल हमारी एक राइमिंग स्कीम होती है 7 लाइंस की। ये क्वेश्चन अगर आप CUET PG की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको राइमिंग स्कीम पे और ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उसमें ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। UGC नेट में भी कभी पास्ट में हमारे राइमिंग स्कीम, जो हमारी पॉपुलर राइमिंग स्कीम है, उन पे क्वेश्चंस बन चुके हैं। जो लिटरेरी टर्म्स और या फिर अगर हम उस सेक्शन की बात करें तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर UGC नेट में भी राइमिंग स्कीम के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए। तो एटलीस्ट जो हमारी पॉपुलर राइमिंग स्कीम है उनकी ये आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी राइमिंग स्कीम क्या है। राइम रॉयल जो हमारी राइमिंग स्कीम है उसमें क्या है, एक 7 लाइंस की हमारी है ये, और इसमें राइमिंग स्कीम हमारी क्या रहती है, A B B C C। तो ये आपको याद होना चाहिए हमेशा। अगर आपसे मैं कभी भी पूछूं कि राइमिंग रॉयल की क्या राइमिंग स्कीम है तो आप मुझे बता पाओ ये बात, A B B C C। ठीक है, राइमिंग स्कीम आयमिंग पेंटामीटर लाइंस, ये जो इनकी इंटरनल जो राइमिंग है वो है आयम्बिक पेंटामीटर्स। इतने डेप्थ में नहीं जाना है ये क्या होता है वो क्या होता है, ठीक है, वो उस चीज़ में नहीं आपको पढ़ना है, बट आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि राइम रॉयल है तो इसकी ये राइमिंग स्कीम होगी। आगे हम सोनेट पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम एलिजाबेथन एज में जाएंगे वहाँ से हमारे सोनेट का इंट्रोडक्शन हो जाएगा हमारी पोइट्री में। तो पेट्रार्कन सोनेट, एलिजाबेथन सोनेट, ठीक है, तो उनकी भी राइमिंग स्कीम आपको याद करनी है। तो ये सारी चीज़ें अपनी हैबिट में डालो कि ये जैसे जैसे जो चीज़ आप पढ़ते रहो वो आपको याद होती रहे। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसमें किस बारे में बात हो रही है। इट्स अ ट्रेजिक लव स्टोरी ऑफ, गिव मी सेकेंड, इट्स अ ट्रेजिक लव स्टोरी ऑफ ट्रोजन प्रिंस ट्रोइलस एंड अ ब्यूटिफुल क्रिसेडे। होता क्या है, हाँ, जो क्रिसेडे के फादर हैं टर्न्स हिज लॉयल्टी फ्रॉम ट्रोजन साइड टू द ग्रीक। ठीक है, ये पहले ट्रोजन साइड को सपोर्ट कर रहे होते हैं, फिर ये ग्रीक साइड को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इन द एक्सचेंज ऑफ अ कपल ऑफ प्रिजनर्स क्रिसेडे रिटर्न टू हर फादर इन द ग्रीक कैंप। क्रिसेडे को भी ग्रीक कैंप में भेज दिया जाता है उनके फादर के पास। ये एक बहुत लॉन्ग स्टोरी है। ठीक है, नोट्स में चीज़ें मेंशन है, यहाँ एक मैं बेसिक आउटलाइन आपको बताने समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, शी प्रोमिसेस, अब यहाँ ये इनकी लव स्टोरी होती है ट्रोइलस दैट शी विल रिटर्न टू हिम। जब इनको वापस ट्रोजन साइड से ग्रीक साइड जब भेज दिया जाता है तो ये ट्रोइलस को प्रॉमिस करके आती हैं कि मेरा वेट करना, ठीक है, मैं आऊँगी वापस, क्योंकि अब इनको अलग कर दिया जा रहा है। बट होता क्या है, इन द ग्रीक कैंप शी मीट्स, ये कैरेक्टर का नाम हमें याद रखना है, डियोमेड। ठीक है, अ ग्रीक एस्कॉर्ट एंड प्रूव्स डिसलॉयल टू ट्रोइलस। ठीक है, ग्रीक कैंप में इन्हें एक डियोमेड करके एक कैरेक्टर वहाँ पे मिलता है एंड शी फॉल्स इन लव विद हिम। ठीक है, अच्छा, ये थी हमारी स्टोरी। हुआ इसमें क्या कि ट्रोइलस एंड क्रेसिडे प्यार करते थे बट वो उससे दूर हो जाती है, तो वह उन्हें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है डियोमेड का, शी फॉल्स इन लव विद हिम। ठीक है, तो उसमें क्या है, उस पूरे प्लॉट की आउटलाइन क्या बना दी कि वो धोखेबाज है, जो क्रेसिडे है उसने धोखा दिया है ट्रोइलस को। अब इसमें होता क्या है, पेंडरस क्रेसिडे अंकल, ये कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है। क्रेसिडे अ मिस्टीरियस डीप एंड साइकोलॉजिकली इंटेंस कैरेक्टर इसमें दिखाया गया है। हर लॉन्ग डेलिब्रेशंस विद हर अंकल इन बुक सेकंड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो क्या करती है, उसकी जो साइकोलॉजिकल स्टेट दिखाई गई है वो हमें कैसे पता लगती है, ये हमने बोल दिया कि शी इज अ मिस्टीरियस डीप एंड साइकोलॉजिकली इंटेंस कैरेक्टर। कैसे, ये हमें कैसे पता लगता है, जो उनकी बुक सेकंड में उनके अंकल के साथ, ठीक है, लंबी बातचीत है। ठीक है, वो अपने थॉट्स को उसमें बताती है। ठीक है, ये जो पेंडरस हर अंकल, ठीक है, इससे उनकी जो बातचीत है उससे हमें पता लगता है कितना साइकोलॉजिकली एक इंटेंस कैरेक्टर हमारा क्रिएट किया था चौसर ने। सोर्स क्या है इसका, मैंने बताया चौसर को अगर आप पढ़ रहे हैं तो सोर्स को आपको याद रखना ही रखना है, किस वर्क का सोर्स कहाँ से लिया गया है। ठीक है, द रोमांस ऑफ द रोज में हमने पढ़ा
ले रोमान दे ला रोज, ठीक है, जो हमारे लोरिस और मून ने लिखी थी। इसमें अगर हम बात करते हैं बोकाशियोस इल फिलोस्ट्रोतो, ठीक है, ये हमें याद रखना है। आगे हम शेक्सपियर पढ़ेंगे तो उनके भी सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं क्लास में कराऊंगी 1 बाय 1 किस वर्क का सोर्स उन्होंने कहाँ से लिया है। सेम अगर हम चौसर की बात करें, चौसर में भी अप्रोच हमारी ऑलमोस्ट सेम है, इसमें भी हम सोर्स ढूंढना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये समझ आया पूरा कि इसकी बेसिक क्या थी, ठीक है, टाइमलाइन कैसे हमें पता लगता है, क्या इसकी बेसिक टाइमलाइन चलती है और क्या इसका सोर्स है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्क की, दैट इज द लेजेंड ऑफ गुड विमेन, रिटन बिटवीन 1372 टू 1386, ठीक है, एग्जैक्ट ईयर नहीं पता हमें। अ ड्रीम विजन पोएम, ड्रीम विजन आप सभी समझते हैं, इतनी क्लासेस हो गई हैं अब तो, इन हीरोइक कपलेट। अच्छा, ये वही वर्क है जिसको मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये डिबेटेबल है कि ये लैटिन फेज में हमारा आ रहा है या ये हमारा इंग्लिश फेज में आ रहा है, ऐसा क्यों। हीरोइक कपलेट, ठीक है, पहली बात तो ये आप ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने अभी बताया, हीरोइक कपलेट चौसर ने इंट्रोड्यूस किया था, राइट। हीरोइक कपलेट का आगे आप यूज देखेंगे न्यो क्लासिकल एज में, हम आगे पढ़ेंगे उसमें इसका कितना एक्सटेंसिवली इसका यूज होता है, ठीक है। तो इसको इन्वेंट करने वाले कौन थे, जॉफरी चौसर। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल नहीं भूलनी है। अब इसको सबसे पहली बार जॉफरी चौसर ने कहाँ यूज किया था, ये यूज किया था इस वर्क में, द लेजेंड ऑफ गुड विमेन, ठीक है। तो इनके जब फेजेस की हम जॉफरी चौसर के बात करते हैं, हमारा फ्रेंच फेज, इटालियन फेज, तो अगर आप इसमें देखेंगे इसमें चौसर ऑक्टोसिलेबिक वर्ड्स यूज कर रहे हैं, जो हमने एंग्लो नॉर्मन में या कहो आप फ्रेंच से जो बोरोड है, ठीक है, वो चीज़ें इसमें यूज़ कर रहे हैं। इंग्लिश को उनका मेच्योर फेज इसलिए समझा जाता है क्योंकि इसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, उन्होंने खुद का हीरोइक कपलेट इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। कैंटरबरी टेल्स अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें देखते हैं कि किस तरीके से चौसर इतनी मेच्योरिटी के साथ एक सोशल सटायर लिखना, वो भी इतने अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वो अपने मेच्योर फेज में हिट कर चुके हैं। तो इस वर्क में क्या होता है, हीरोइक कपलेट क्योंकि इसमें पहली बार यूज़ किया गया है, ये चौसर के मेच्योर फेज की बिगनिंग, ओरिजिन हमें दिखाता है कि अब से चौसर ने अपना इन्वेंशन करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। वो जो पुरानी चीज़ें थी फ्रेंच इटालियन जो उनका इंस्पायर्ड फेज था वो ख़त्म हो चुका है, अब उन्होंने खुद एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया है खुद की चीज़ों के साथ, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम कंसीडर करते हैं इनके इंग्लिश फेज में। लेकिन वहीं अगर हम बात करें इसमें जो कैरेक्टर्स हमारे आएंगे आगे, जिस चीज़ के बारे में बात करें, जो कैरेक्टर्स अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं वो हमारे ग्रीक और रोमन कैरेक्टर्स हैं। तो इस वजह से इट इज़ डिबेटेबल कि इसमें कैरेक्टर्स हमारे आते हैं ग्रीक एंड रोमन, ठीक है, जिनकी वजह से होना चाहिए लैटिन फेज में। लेकिन अगर हम इसका स्ट्रक्चर, इसके स्टाइल, राइटिंग स्टाइल, इसमें हीरोइक कपलेट अगर हम देखें तो उस वजह से ये गाना चाहिए हमारा इंग्लिश फेज में। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मोस्ट प्रोबेबली आना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक डिबेटेबल है। हाँ, क्या ये तो हमें इसमें नहीं है, फर्स्ट अटेस्टेड यूज है सर से पहली बार हमें हीरोइक कपलेट देखने को मिले, द लेजेंड ऑफ गुड विमेन, ठीक है। ये हमारे इसमें प्रोलॉग है, एक प्रोलॉग जब बिगनिंग में आपको एक डिस्क्रिप्शन देते हैं किसी वर्क को स्टार्ट करने से, और 9 स्टोरीज हैं, ठीक है। इसमें 10 स्टोरीज लिखी थी लेकिन ये 9 ही कंप्लीट कर पाए, ठीक है, इस वजह से ये अनफिनिश्ड वर्क, राइट। Queen of Greece suggests her to write a book in praise of women and their fidelity in love as an act of atonement. Act of atonement, ठीक है, एज एन एक्ट ऑफ अटोनमेंट उन्होंने उनको लिखने के लिए बोला। अब क्वेश्चन ये आता है कि किस चीज़ का एक्ट ऑफ अटोनमेंट, ऐसी क्या गलती करी चौसर ने जिसके अटोनमेंट के लिए उन्हें ये वर्क लिखना चाहिए, ऐसा उनको क्वीन ऑफ थ्रेस कहती है। अब अभी अगर आप इससे पिछले वर्क की अगर आप बात करो, ट्रोइलस एंड क्रेसेडे, इस वर्क की अगर हम बात करते हैं, प्रूव्स डिसलॉयल टू ट्रोइलस। इसमें क्या होता है, क्रेसेडो को वो डिसलॉयल कैरेक्टर की तरह प्रेजेंट करते हैं,
तो इसके बाद क्या होता है, उनको काफ़ी नेगेटिव क्रिटिसिज्म जब इस चीज़ पे मिलता है, ठीक है, तो तब वो सोचते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने बेवफा कह दिया लड़की को या एकदम कह दिया कि तुमने कुछ ऐसा गलत कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं बोला है मैंने। मैं लड़कियों के बारे में सिर्फ गलत ही नहीं सोचता हूँ, मैं उनके बारे में अच्छे वर्क्स भी लिख सकता हूँ। ये है मेरा वर्क जिसमें मैं अच्छी बातें, अच्छी साइड दिखाऊंगा, ठीक है, जो फीमेल्स हैं उनकी, जिससे कि आपको पता लग सके कि मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ खाली। तो इस वर्क में एज एन एक्ट ऑफ अटोनमेंट, किस लिए, ट्रोइलस एंड क्रिसेडे लिखने के लिए, ठीक है। अभी दोबारा पढ़ो, अभी समझ आएगा। सजेस्ट चौसर टू राइट अ बुक इन प्रेज ऑफ वुमेन एंड देयर फिडेलिटी इन लव, क्योंकि प्यार में पहले दिखाया गया कि उन्होंने ट्रोइलस को धोखा दे दिया, तो अभी उस चीज़ को, उनकी फिडेलिटी इस चीज़ में बताने के लिए उन्होंने ये वर्क लिखा। इसके इंपॉर्टेंट सोर्सेज क्या हैं, भूलना नहीं है, ये हमारे वर्क्स हैं, ये नोट कर लेना, ठीक है, बस इनको याद रखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वर्ड टू वर्ड इन्हें एग्जैक्ट इन्हें याद रखना है। एक जब आप इन चीज़ों को, अभी आपने मेंशन कर लिया अगर अपने नोट्स में, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, जब आप उन चीज़ों को देखते रहोगे, ठीक है, तो एक पिक्चर मेमोरी क्रिएट होती है। ये अगर ऑप्शंस में कुछ इनमें से आएगा, मुझे भी ये वर्क्स याद नहीं है, ठीक है, मुझे अभी भी याद नहीं है ये वर्क्स की किसने, किसका सोर्स क्या है, बट एक पिक्चर मेमोरी माइंड में क्रिएट हो चुकी है कि अगर मैं ऑप्शन में देखूंगी तो मुझे वो समझ आ जाएगा, क्योंकि वो मैंने इतनी बार रिवाइज किया है, इतनी बार पढ़ा है कि उसकी पिक्चर मेमोरी मेरे दिमाग में क्रिएट हो चुकी है। तो मेरे लिए वो ईजी रहेगा वो चीज़ समझ पाना कि कौन सा वर्क का सोर्स क्या रहा होगा। ओके, अच्छा, इसमें करती क्या है द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में, चौसर रिकाउंट्स टेल्स ऑफ लविंग एंड फेथफुल वुमेन फ्रॉम हिस्ट्री एंड लेजेंड्स। अच्छा, ये जो हमारा, ये भी, इसमें भी PYQ आया हुआ है इन कैरेक्टर्स से। ये हमारी 9 टेल्स उन्होंने कंप्लीट की हैं, 9 फीमेल्स के हमारे बारे में, इन हीरोइंस के बारे में बात की है। तो कौन कौन सी हैं ये, इनके नाम हमें याद रखने हैं, क्लियोपेट्रा, थिस्बी, डीडो, हिप्सिपाइल, मीडिया, लुक्रीज, फिलोमेला, फिलिस, हाइपरमेंस्ट्रा एंड एरियानडे, ठीक है, ये नाम हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट, इसके हमने बताया था इसमें एक प्रोलॉग भी है, प्रोलॉग प्लस 9 स्टोरीज उन्होंने लिखी है। प्रोलॉग इज रिटन इन 2 पार्ट, ओपनिंग लाइन्स आर इन प्रेज ऑफ डेजी फ्लावर। अच्छा, ये जो हमारा डेजी फ्लावर वाला है ना, ये फ्रेंच उससे आता है, उसमें प्रेज में स्टार्टिंग में लिखने का कि किसकी, या तो डेजी फ्लावर की या रोज की प्रेज में ओपनिंग लाइन्स होंगी, ठीक है, कॉन्फॉर्मिंग टू द पोएटिक ट्रेडिशन ऑफ, हाँ ये आगे मेंशन भी है, ऑफ फ्रेंच पोएट्री, इसलिए भी ये डिबेटेबल है, ठीक है, कि ये आपके कैरेक्टर्स कहीं और से, इसकी बिगनिंग कहीं और से, फिर उसमें हेरोइक कपलेट भी है हमारा, ठीक है, राइट। तो इसके सेकंड पार्ट में क्या होता है, द स्लीपिंग पोएट इज रिब्यूक्ड बाय क्यूपिड। क्यूपिड कौन है, हम सबको पता है, द गॉड ऑफ लव, ठीक है, फॉर राइटिंग इल ऑफ विमेन इन ट्रोइलस एंड क्रिसिडे। वो उनको डांटते हैं क्यूपिड, गॉड ऑफ लव आके, किस लिए, क्योंकि ट्रोइलस एंड क्रिसिडे में उन्होंने विमेन के बारे में अच्छा नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये हमारी स्टोरी है इस पूरे वर्क, समझ आई पूरी, बेसिक आइडिया मिला। नेक्स्ट हम चलते हैं NABC, द प्रेयर ऑफ आवर लेडी, ठीक है, ये क्या है, अ क्लोज ट्रांसलेशन ऑफ अ फ्रेंच प्रेयर जिसका क्या नाम है, द पिलग्रिमेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है, भूलना नहीं है, रिटन इन allegorical verse, survives in 16 manuscripts, written in praise of Virgin Mary. Okay? Acrostic form. Acrostic form जब हम लिटरेरी टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्रोस्टिक फॉर्म हमारा क्या होता है कि अभी मैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन की, मान लो मैंने कोई पोएम लिखी फॉर एग्जाम्पल, इसमें मैं मेरा जब पहली लाइन लिखूंगी वो शुरू होगी A से, नेक्स्ट लाइन लिखूंगी वो होगी B से, नेक्स्ट C से, D E F G H, ओके। तो जब ऐसी हम कोई ऐसी पोइट्री देखते हैं, ऐसी फॉर्म में पोइट्री लिखते हैं जिसके जो इनिशियल्स हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट की जो हमारे लेटर हैं उसमें होता है ईच स्ट्रेंजा बिगिंस विद द लैटिन अल्फ़ाबेट इन
सीक्वेंस, ये हमारा एक्रोस्टिक फॉर्म होता है। Describes quality and aspects of Virgin Mary in almost sensual details, blurring lines between Marian poetic tradition and courtly poetic tradition। इसमें होता क्या है, जब ये वर्क चौसर हमारे लिखते हैं तो एक होती है हमारी मैरियन पोएटिक ट्रेडिशन जिसमें वर्जिन मैरी को एज अ गॉड, ठीक है, प्रेज किया जाता है। तो वो सारी हमारी गई, वो हो गई मैरियन पोएटिक, ठीक है, कि एज अ गॉड उन्हें प्रेज कर रहे हैं। जो हमारा कोर्टली पोएटिक ट्रेडिशन होता है, जो हमने एंग्लो नॉर्मन एज में भी पढ़ा है, उसमें कहता है तुम्हारा ये तो कोई म्यूज होता है, व्हेन यू आर इन लव विद समवन, ठीक है। तो उनके बारे में जब आप इमेजिन करते हैं, तो जब दोनों चीज़ों को अगर आप साथ में रखेंगे, देन दीज टू आर टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स, कि एक में आप गॉड के बारे में प्रेज कर रहे हैं, नेक्स्ट आपका जो भी म्यूज है जिससे आप प्यार करते हैं आप उनको इमेजिन कर रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि उनकी क्वालिटीज और एस्पेक्ट्स ऑफ वर्जिन मैरी इन ऑलमोस्ट सेंशुअल डिटेल्स, ठीक है, उनमें जब वो म्यूज को, अपने म्यूज को जब वो इमेजिन कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी सेंशुअल डिटेल्स इंक्लूड की गई है, ठीक है, जो लाइन ब्लर करता है इन दो जो पोएट्री स्टाइल है हमारे उनके बीच का, ठीक है, उन दोनों के बीच की एक लाइन ब्लर करती हुई ये हमारी पोएम लिखी गई है। अच्छा, NABC इसको क्यों कहते हैं, यहाँ समझ गए होंगे, इसकी एक्रोस्टिक फॉर्म की वजह से, ठीक है। तो ये भी याद रखना है हमें कि ये एक ट्रांसलेशन है द पिलग्रिमेज ऑफ ह्यूमन लाइफ का। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा द हाउस ऑफ फेम, ठीक है। जैसे मैंने कन्फेशियो अमांतिस के बारे में बोला था ये कि आपको उसका डिटेल समरी पता होना चाहिए क्योंकि उसके बीच में से भी क्वेश्चन आते हैं। सेम ये वर्क हमारा द हाउस ऑफ फेम, इसकी समरी काफ़ी लेंदी है इसीलिए मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं करी है, ठीक है। यहाँ मैंने सिर्फ इसकी बेसिक डिटेल्स के बारे में बात की है क्योंकि फिर अगर मैं इसी को पढ़ाने लगूँ तो वो आधे घंटे की क्लास हमारी इसी वर्क पर चली जाएगी, ठीक है। ऑफलाइन में नोट्स में वो प्रोवाइड करूँगी, बट अभी हम इसके जो की पॉइंटर्स है उसको देख लेते हैं। बट जो भी लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ये याद रखना कि इसकी आपको एक डिटेल समरी, एक पेज के आपको नोट्स बनाने ज़रूरी हैं कि वो क्रोनोलॉजिकली आप बनाना कि स्टार्टिंग में ये हुआ, फिर ये हुआ, वो वहाँ जाते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स वहाँ पर आते हैं, ठीक है, वो आपको इसमें मेंशन करना है, इसका एंडिंग सीन क्या है वो सब आपको लिखना है इसके बारे में। ये एक अनफिनिश्ड ड्रीम पोएम है, 3 बुक्स ऑफ ऑक्टोसिलेबिक कपलेट 2158 लाइन्स में, ठीक है। बिगिंस विद अ प्रोलॉग ऑन ड्रीम्स, ये UGC नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि ये शुरू कैसे होती है, ठीक है। तो एक प्रोलॉग है ड्रीम्स पे, द गॉड ऑफ स्लीप इज इन्वोक्ड। बेसिकली इस वर्क में हम अगर इसकी सेंट्रल थीम की बात करें तो इसमें बात होती है कि फेम कैसे वर्क करता है, ठीक है। इसमें जो हमारा नरेटर है वो लास्ट में गॉडेस ऑफ फेम से भी मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें बात हो रही है कि फेम एक्चुअली वर्क कैसे करता है। कोई है जो मेहनत अगर कर रहा है उसको उतना नहीं मिल रहा, कोई है कि उसको इतना फेम लाइफ में मिल जाता है, तो क्या वो मेहनत से मिलता है, कैसे, इन सब चीज़ों के बारे में एक डिस्कशन है इसमें, ठीक है। तो ये पूरा हाउस ऑफ फेम इसी बारे में, फेम कैसे वर्क करती है इस बारे में हमारा पूरा वर्क है। नेक्स्ट बात करें द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ठीक है। टू सेलिब्रेट वेडिंग ऑफ किंग रिचर्ड विद एन ऑफ बोहेमिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी वर्क के साथ अगर कोई की फैक्टर अटैच हो जाता है, किसी किंग ने बोला आपको वो वर्क लिखने के लिए या किसी पर्टिकुलर ओकेजन के लिए आपने वो वर्क लिखा, तो ये सारे जो की फैक्टर्स हैं कि अगर किसी भी वर्क के साथ एसोसिएटेड है तो ये ऑलरेडी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान रखना है, तो वो तो आप भूल ही नहीं सकते। ये क्यों लिखी गई द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स टू सेलिब्रेट वेडिंग ऑफ किंग रिचर्ड सेकंड विद एन ऑफ बोहेमिया, कब, 1382 में। ड्रीम विजन पोएम इन राइम रॉयल, ठीक है। राइम रॉयल, यहीं पर राइम रॉयल इंट्रोड्यूस हुआ था। रॉयल क्यों है रॉयल इन इसमें, क्योंकि एक रॉयल वेडिंग के ओकेजन पे उन्होंने ये पोएट्री लिखी, तो इसलिए राइम रॉयल, रॉयल वर्ड आपको इसमें देखने को मिलेगा। यूजेस बीस्ट फेबल ट्रेडिशन, बीस्ट फेबल क्या होता है, जब हम कोई भी स्टोरी सुनाने के लिए या कोई मोरल लेसन देने के लिए या इन जनरल कोई भी स्टोरी सुनाने के लिए हम इंसानों को ना रख के वहाँ पर एनिमल्स, बर्ड्स, ठीक है, इनका यूज करते हैं, उसको हम बीस्ट फेबल कहते हैं, ठीक है, ये याद रहेगा। ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ओकेजनल पोइट्री, स्टार्टिंग में इनमें ओकेजन क्या है, वेडिंग,
ठीक है, तो इसको ओकेजन पोइट्री भी बोलते हैं। जब किसी पर्टिकुलर ओकेजन के लिए आप कोई वर्क लिखते हैं, पोइट्री आप लिखते हैं, तो उसको ओकेजनल पोइट्री बोला जाता है। इसमें होता क्या है, अच्छा इससे भी हमारे क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड्स टू चूज देयर मेट्स ऑन द सेंट वैलेंटाइंस डे, ओके। टेम्पल ऑफ विनस, जहाँ पर ये लोग वेयर पार्लियामेंट ऑफ बर्ड्स डिबेट ऑन द राइट वे टू चूज वंस मेट, कि क्या सही तरीका है अपना पार्टनर चुनने का, क्या सही तरीका है, इस बारे में जो डिबेट होती है इनकी, वो कहाँ होती है, टेम्पल ऑफ विनस में। कोर्टली लव ट्रेडिशन वर्सेस पैराग्मेटिक अप्रोच, कि ये दो हमारी इसकी मेन थीम ये है, कौन सा तरीका इनमें से बेस्ट है, कोर्टली लव ट्रेडिशन या फिर एक प्रैग्मेटिक अप्रोच, ठीक है, एक आप कह लो एक मंक के तरीके से आपको जीना है, या आप मतलब एक चिल आपको लाइफ जीनी है। जैसे ये दो हमारी अलग चीज़ें हुई ना, सेम इन दोनों चीज़ों के बीच में हमारी डिबेट चलती है, कहाँ, टेम्पल ऑफ वीनस में। इसमें ईगल, इनके कैरेक्टर ये मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। ईगल डव का कैरेक्टर है, 3 ईगल 1 डव, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, इस बारे में भी नोट्स में मैं आपको दूंगी कि कौन किसको सपोर्ट करता है। फिर होता क्या लास्ट में, डिबेट रिमेन्स अनरिजोल्व, डिबेट हमारी रिजोल्व नहीं होती, ठीक है। एंड बर्ड डिसाइड टू गैदर हेयर अगेन अ ईयर लेटर, कि डिबेट हमारी अनरिजोल्व रह जाएगी कि चलो ठीक है अगले साल मिलते हैं, फिर मिलके फिर डिस्कस करेंगे कि क्या सही तरीका है, ठीक है, हमारे लिए कोई भी अपना मेट चुनने का, ठीक है। तो ये समझ आया, एक बेसिक समरी समझ आई। की पॉइंटर्स इसमें जो भी है वो मैंने सब मेंशन किए हैं। इट्स जस्ट दैट कि खुद से अगर मैं कोई वर्क पढ़ने के लिए बोल रही हूँ, किसी वर्क की समरी पढ़ने के लिए बोल रही हूँ, तो आपको सिर्फ समरी, एक कहानी जो आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, ठीक है, उसमें कुछ आपके फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो वो तो कमेंट में आप पूछ ही सकते हो, बट एक समरी आपको जाके इन वर्क्स की बेसिक समरी, ऐसे पूरा 3-4 पेजेस नहीं लिखने हैं, इस वर्क की जैसे 3 से 4 लाइन में ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसमें और कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, कुछ वर्क की ऐसी होगी कि वो आपकी मैक्सिमम 1 पेज में ख़त्म हो जाएगी। 1 पेज से ज़्यादा किसी की भी समरी नहीं लिखनी है, पूरी कहानी नहीं लिखनी है पेज पे, की पॉइंटर्स हमें कि कौन कौन से कैरेक्टर्स उसमें इंपॉर्टेंट है और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है तो वही उसमें सिर्फ मेंशन करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनेलिडा एंड आर्काइड की। इट्स एन इनकम्प्लीट पोएम इन 357 लाइन, छोटी सी पोएम है, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारे। पहला पार्ट है इसका प्रीफेस। प्रीफेस में क्या है, अबाउट फेथफुलनेस ऑफ आर्काइड टू क्वीन एनेलिडा इन 210 लाइन्स ऑफ राइम रॉयल। प्रीफेस में ये दिखाया जाता है फेथफुलनेस ऑफ आर्काइड टू क्वीन एनेलिडा। नेक्स्ट है कंप्लेंट ऑफ एनेलिडा, वो 140 लाइन्स ऑफ वेरिंग लेंथ्स एंड मीटर्स। प्रीफेस हमारा राइम रॉयल में है, ये हमारा वेरिंग लेंथ्स एंड मीटर्स चेंज होता रहता है। ये 140 लाइन से, इसमें जो हमारा प्रीफेस है वो 210 लाइन्स में है। ओके गॉट इट। इसमें कुछ नहीं पढ़ना है एक्स्ट्रा, इसमें इतनी इंफॉर्मेशन आपको इनफ है। नेक्स्ट हमारा आता है अ ट्रीटीज ऑन एस्ट्रोलेब रिटन इन मिडिल इंग्लिश इन प्रोज। ये एक प्रोज वर्क है। अभी तक आपने चौसर के जितने भी वर्क्स देखे हैं वो सारे आपको वर्स फॉर्म में मिले हैं, बट ये हमारा एक प्रोज वर्क है। डिस्क्राइब्स अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है उस टाइम का, उसके बारे में इसमें बात करी गई है। रिटन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ लुइस, ये एक कैरेक्टर हमारा इंपॉर्टेंट है। कुड बी हिज ओन सन और हिज फ्रेंड्स, ये नहीं पता है कि ये जो लुइस थे ये चौसर के खुद के बेटे के बारे में बात हो रही है या उनके किसी फ्रेंड के बेटे के बारे में बात हो रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि इनकी जो इसकी एक लाइन हमने यहाँ पे उठा के रखी है, लाइट लव्स माई सन, तो उन्होंने माई सन इसमें लिखा है लुइस को। तो अब लुइस उनके या तो खुद के बेटे भी हो सकते हैं या उनके किसी फ्रेंड के बेटे भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें भी कुछ डेप्थ में नहीं जाना है, इतनी की इंफॉर्मेशन इनफ है इस वर्क के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं द कैंटरबरी टेल्स, ठीक है। कैंटरबरी टेल्स पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे, किसने कौन सी हमारी स्टोरीज लिखी, उसके जितने भी की फैक्टर्स हैं, कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, वो मैं पूरा क्लास में डिटेल में डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, ठीक है।
मैंने कोशिश की है कि एज ऑफ चौसर पूरा इसमें कंप्लीट कर सकूं कैंटरबरी टेल्स को छोड़ के। फिर भी अगर कोई डाउट है, वैसे तो मैंने इसमें सारी की इन्फॉर्मेशन आपकी इंक्लूड कर दी है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हमने वन बाय वन सब डिस्कस कर ही लिया है। स्टिल कुछ भी ऐसा डाउट है जो आपका रह जाता है, ठीक है, तो वो आपको कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैंटरबरी टेल्स, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।